चलिए देखिए प्यारे मित्रों, आपकी बहुत ही डिमांड रही है कि प्रकाश के थ्योरी भाग का विस्तार से अध्ययन किया जाए। तो पहले हम इस प्रकाश के प्रथम भाग को, थ्योरी के प्रथम भाग को हम 4 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला होगा प्रकाश की परिभाषा, दूसरा होगा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा होगा फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, और चौथा होगा दर्पण सूत्र का निगमन। और इसमें अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में भी चर्चा होगी। पहले हम प्रकाश की परिभाषा बताते हैं। प्रकाश, पहले से आप जानते होंगे कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके उपस्थिति में आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसमें थे थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए परिभाषा को कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। एक प्रकृति होती है तरंग प्रकृति और दूसरी होती है कणिका प्रकृति। कणिका प्रकृति। तो प्रकाश के कुछ कॉन्सेप्ट का अध्ययन हम तरंग प्रकृति के अनुसार करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट का अध्ययन हम कणिका प्रकाश अर्थात कण के रूप में अध्ययन करते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश का ऋजुरेखी गमन, ये सब अध्ययन हम प्रकाश की तरंग प्रकृति में करते हैं। और कणिका प्रकृति में क्राम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया और प्रकाश के कणिका प्रकृति का प्रतिपादन, इन नियम की व्याख्या न्यूटन ने किया। अब आते हैं हम दूसरे कंसेप्ट में, क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह जो है अभिलंब से मुड़ करके वापस चला आता है। जैसे मान लीजिए, हम थ्योरी रूप में नहीं दिखा रहे हैं, पहले हम इसको इस चित्र से ही दिखाते हैं। मान लीजिए यह यक्ष डैश एक तल है। ऊपर वाला भाग इसका क्या है? ऊपर वाला भाग इसका चिकना है और यह अभिलंब है। अभिलंब मतलब तल की एक लंबवत रेखा है। और यह एओ जो है आपतित किरण है और यह आपतित किरण अभिलंब के बिंदु O से टकरा करके उसी माध्यम में OB के रूप में वापस जाती है। तो OB क्या है? परावर्तित किरण हुई। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब के साथ परावर्तित कोण जो बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार I और R है। I क्या है? आपतन कोण है और R परावर्तन कोण है। तो कोण I, अब देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या है? जब कोई वस्तु जो है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है तो परावर्तित होती है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार से I बराबर R, पहला नियम है I बराबर R अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, तो आप जान गए परावर्तन क्या है। जब किसी चिकने तल पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं। और जैसे कि यक्ष डैश एक चिकना तल है, उस पर OA एक परावर्तित किरण पड़ रही है तो OA OB के रूप में परावर्तित होती है। फिर से सुनिए, यक्ष डैश एक तल है, उसके ऊपर वाला भाग चिकना है और अभिलंब OM है। OA जो है आपतित किरण है, AO आपतित किरण है और OB परावर्तित किरण है। OM अभिलंब के साथ AO जो कोण बनाती है उसे आपतित किरण कहते हैं और
OB परावर्तित किरण के साथ MO अभिलंब जो कोण बनाता है उसे आप परावर्तन कोण कहते हैं। आइए अब प्रकाश का परावर्तन समझ गए। अब हम दूसरे कड़ी में आते हैं, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2, f बराबर r/2। चौथा है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन। देखिए यदि मान लीजिए ये चित्र है, चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है। चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इसका जो है फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर कोई वस्तु A B रखी है, तो इसके शीर्ष B से समांतर आने वाली किरण दर्पण के भाग मान लीजिए N पर टकरा करके, N या कहिए E पर टकरा करके फोकस बिंदु F से जाती है। दूसरी किरण को हम सुविधा की दृष्टि से वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, जो दर्पण के भाग F से टकराकर उसी दिशा में वापस चली आती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस चली आती हैं। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें जहां काटती हैं वहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है A', B'। अब देखेंगे, लिखेंगे जो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, ABC समरूप हो जाएगा A', B', C के। त्रिभुज A', B', C के समरूप का मतलब यहाँ समझ लीजिए, जैसे एक त्रिभुज यह है A B C, दूसरा एक त्रिभुज है A', B' C। इन दोनों त्रिभुजों में यह C जो है, आपको यह जो है शीर्षाभिमुख कोण है, C दोनों में बराबर है और दोनों पर जो ये वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अभिलंबवत ली जाती हैं, 90 अंश पे ली जाती हैं। इस प्रकार से जो त्रिभुज ABC का दो कोण त्रिभुज A', B', C के दो कोण के बराबर है, इसलिए तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप जब होते हैं तो उनकी भुजाओं में अनुपातिक संबंध होता है। तो आइए हम लिखेंगे ABC। ध्यान दीजिए कि जो कोण बराबर हो उस कोण को उसके संगत भाग को लिखिए। जैसे A 90 अंश है तो यहाँ A' 90 अंश है तो यहाँ A' लिखें, और B जो है B' के बराबर है तो B' लिखें, C जो है C के बराबर है, इसलिए इस तरह से लिखेंगे। अब लिखने के बाद यह त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B' C। इसी प्रकार से अगर हम इस E से एक इस पर अभिलंब डाल दें, यम अभिलंब डाल दें और दर्पण का ध्रुव P हो, यह तो त्रिभुज MEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज A', B' F के, A', B' F के। जैसे ये समरूप हुआ उसी तरह से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो इसको इस तरह से लिखेंगे AB बट्टे A', B' बराबर, देखिए कैसे लिखे हैं, इसका लिखे हैं, इसका भाग AB लिए हैं, AB बट्टे A', B'। तो यहाँ अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे AC बट्टे A' C। अब आइए इन दोनों समरूप त्रिभुजों में देख लेते हैं। ME बट्टे A', B' बराबर MF
एम एफ बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसको हम आगे करके थोड़ा लिखें तो एम ई, जो एम ई है वह किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ये समभुजाएं हैं, जितना एम ई का मान है उतना ही ए बी का है। तो एम ई के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बट्टे ए डैश एफ। समीकरण नंबर 2 मान लें इसे, और इसे समीकरण 1 मान लें। अब 1 व 2 से लिखेंगे क्या, 1 व 2 से क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है इसलिए राइट हैंड साइड बराबर कर देते हैं। ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर एम एफ बट्टे ए डैश एफ, एम एफ बट्टे ए डैश एफ। अब देखिए जो ए से एम तक की दूरी है वह लगभग बराबर हो जाएगी, ए से एम तक की दूरी है जो लगभग बराबर हो जाएगी ए से पी तक की दूरी की, क्योंकि यम दर्पण बहुत कम है, जो दर्पण जो है यम और पी तक की दूरी नगण्य है, इसलिए यम को हम पी पर ही केंद्रित मान लेंगे। ठीक, इसी तरह से सी पी, सी यम लगभग बराबर हो जाएगा सी पी के। ठीक, और सी पी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ए डैश यम लगभग बराबर हो जाएगा ए डैश पी के, और एफ एम बराबर हो जाएगा एफ पी के। इसलिए इस तरह से हम देखेंगे ए से जो पी तक की दूरी है उसे वस्तु तक की दूरी कहते हैं। इसे हम माइनस यू दिखाएंगे, ये दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की सारी दूरियां ऋण देते हैं। और सी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी हम आर लेंगे क्योंकि वक्रता त्रिज्या है। और ए डैश से पी तक की दूरी, यह प्रतिबिंब तक की दूरी है, इसे भी लेंगे। एफ से यम तक की दूरी या एफ से पी तक की दूरी फोकस दूरी है, इसे हम माइनस एफ लेंगे। अब देखिए ए सी, ए सी मतलब यह दूरी कितनी होगी, ए से पी तक की दूरी में से यदि सी से पी तक की दूरी घटा दिया जाए तो ए सी आएगी। तो ए से पी तक की दूरी क्या है, माइनस यू। ठीक, ए से सी तक की, ए से पी तक की दूरी क्या है, माइनस यू, और सी से पी तक की दूरी माइनस आर हो जाएगी। तो यहाँ माइनस और माइनस आर कर लीजिए। ठीक, और ए डैश सी, ए डैश सी तक की दूरी क्या होगी, सी से पी तक की दूरी अर्थात माइनस आर में से घटा देंगे कौन सी दूरी, ए से पी तक की दूरी अर्थात माइनस भी। इसी तरह से यम एफ, यम एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी की, किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी की। ठीक, क्योंकि यम और पी क्या है, बहुत अति करीब हैं, तो यह हो जाएगा माइनस एफ। और ए डैश एफ, ए डैश एफ क्या होगा, माइनस भी। ए डैश एफ निकालना है तो ए पी में से एफ पी घटा देंगे, माइनस भी माइनस एफ कर देंगे। अब इसको हम आगे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, माइनस यू प्लस आर बराबर हम 2f ले लेंगे, और यह हो जाएगा 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। इसी को अब हम बज गुणा करेंगे तिरछी तिरछा। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, यह हो जाएगा प्लस यू भी और माइनस यू एफ माइनस 2f भी और प्लस 2f स्क्वायर। अब राइट हैंड इसका इसमें गुणा कर दें तो प्लस 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी। अब हम इसे क्या करेंगे, u भी को छोड़ करके और सबको हम पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो इधर राइट वाला रहेगा 2f स्क्वायर माइनस एफ भी और प्लस यू एफ प्लस 2f भी माइनस 2f स्क्वायर। अब देखिए u भी बराबर क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा, 2f भी में से माइनस एफ भी जाएगा, एफ भी बचेगा, 2f भी में से माइनस एफ भी जाएगा, एफ भी बचेगा, और प्लस यह यू एफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, u भी है तो u भी और f से भाग दे देंगे, u भी एफ भी में u भी एफ का भाग दे दिए, u एफ है
तो यू भी एफ का भाग दे देंगे। ठीक, तो हर में क्या किए, यू भी एफ का भाग दे दिए, लेफ्ट और राइट दोनों में। अब हमें यू भी से यू भी कट गया, 1/f आ गया। अब यहाँ पर एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, 1/u आ गया। अब यहाँ यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, 1/v आ गया। इस तरह से दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्राप्त हो गया। यह किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए। एकदम से ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए ही होता है। हमें उम्मीद है कि यह डेरिवेशन आपको समझ में होगा। बहुत ही आसान तरीके से, इजी लैंग्वेज में और छोटा से छोटा तरीके में आपको बताया गया है। आइए देखिए, आज जो भी हम प्रकाश के प्रथम भाग पर थ्योरी पार्ट पढ़ाए हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसका उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्वयं दीजिएगा। जैसे पहला ऑप्शन है दूसरा है तरंग रूप में, तीसरा है ए व बी दोनों, और चौथा है इनमें से नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति का उदाहरण है। पहला नंबर परावर्तन, दूसरा नंबर अपवर्तन, तीसरा नंबर विवर्तन और चौथा नंबर सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश के कणिका सिद्धांत से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है हाइगेंस और चौथा ऑप्शन है थेल्स। इस तरह से जो आज थ्योरी पार्ट पढ़ाया गया है उस पर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति संभव है, कणिका रूप में, तरंग रूप में, दोनों रूपों में, इसमें से नहीं। प्रकाश की तरंग प्रकृति का उदाहरण है, ये सभी ऑप्शन। प्रकाश के कणिका सिद्धांत से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप, हमें उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चनों का आप सही उत्तर देंगे। आइए हम अब प्रकाश के दूसरे भाग, प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरा भाग है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरण जब एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से विचलित होकर जाती है। क्या बोले हैं? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से विचलित होकर जाती है। तो प्रकाश में इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब वह पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी वेग व दिशा बदल जाती है, परंतु जब किरण अभिलंबवत प्रवेश करती है तो केवल वेग बदलता है, दिशा नहीं बदलती है। फिर से एक लय में सुन लीजिए कि प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से
किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से हटकर विचलित होकर जाती है। यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत प्रवेश करती है तो उसकी दिशा नहीं बदलती है परंतु वेग बदल जाता है। लेकिन यदि अभिलंबवत नहीं प्रवेश करती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसका वेग व दिशा दोनों बदल जाता है। जैसे मान लीजिए यह माध्यम सघन है, ऊपर वाला माध्यम सघन है और नीचे वाला माध्यम विरल है, ठीक, और दोनों पारदर्शी माध्यम हैं, दोनों पारदर्शी माध्यम है। जैसे यह कांच है और यह वायु है, ठीक। जब प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट के जाएगी। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से दूसरे विरल माध्यम, दोनों पारदर्शी होना अनिवार्य है, प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट के जाती है। परंतु यदि प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक के जाती है। क्या बोले हैं? प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक कर जाती है, ठीक। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन आप समझ गए। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से विचलित होकर जाती है और उसका वेग व दिशा बदलता है। जब अभिलंबवत प्रवेश करती है तो वेग बदलता है परंतु दिशा नहीं बदलती है। प्रकाश में इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट के जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुककर जाती है। अब प्रकाश के अपवर्तन में ही एक घटना है जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त है कि जो प्रकाश की किरण होगी समांगी पारदर्शी माध्यम सघन से विरल में जाएगी। जैसे मान लीजिए यह जो ऊपर वाला माध्यम है एक पारदर्शी सघन माध्यम है और नीचे वाला विरल माध्यम है, नीचे वाला विरल माध्यम है। अब प्रकाश की किरण अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे तो यह अभिलंब से दूर हट के जाएगी। यह होगा आपतन कोण और यह होगा अपवर्तन कोण। यदि हम आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, यहां कर दें आपतन कोण के मान को, तो अपवर्तन कोण जो है और बढ़ जाएगा, अपवर्तन कोण और बढ़ जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब आपतन कोण का मान इतना रखा जाएगा कि आपतन कोण का मान इतना रखा जाएगा कि अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए। क्या बोले हैं? कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट के जाती है। यदि आपतन कोण का इतना मान रखा जाए कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि अब इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ा दिया जाए, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण से और भी बढ़ा दिया जाए, यानी आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ा दिया जाए, तो वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश में इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, यदि पहला माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो, अर्थात एक समांगी सघन पारदर्शी माध्यम से दूसरी समांगी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान इतना रखा जाए कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि क्रांतिक कोण के मान को और अधिक बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण के मान को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश में इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त होना चाहिए? प्रकाश की किरण क्या होती है? सघन पारदर्शी माध्यम से विरल पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है और जो आपतन कोण का मान है वह क्रांतिक कोण से सदैव अधिक रहना चाहिए। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पहला उदाहरण है हीरे का चमकना। कांच में यदि दरार हो जाए तो वो उसका चमकना। ठीक, ये सब किसके उदाहरण हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ठीक, अभी हम आप लोगों को अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का उदाहरण क्रमवाइज बता दे रहे हैं। देखिए, अपवर्तन से संबंधित कुछ अन्य कंसेप्ट हैं, उनका भी अध्ययन हम करते हैं। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। ANG बराबर C/V। ANG का मतलब हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और दूसरा कंसेप्ट देखिए, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक, अर्थात इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANG गुणे GNA बराबर 1। ठीक, तीसरा कंसेप्ट हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का है, ऊपर वायु है, इस तरह से माध्यम है कुछ। जैसे मान लीजिए यह वायु है, यह कांच है और यह जल है। ठीक, यह 3 प्रकार के माध्यम है मान लीजिए। ठीक, वायु, कांच और जल। यह मान लीजिए हमें वायु के लिए हम अभिलंब ले लेते हैं। वायु के लिए अभिलंब ले लेते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरण वायु से चल करके जब कांच में जाएगी, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक के जाएगी। अभिलंब की ओर झुक के जाएगी। ठीक, जब प्रकाश की किरण जो है वायु से वायु प्रकाश माध्यम से कांच प्रकाश माध्यम में पहुंचती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। अब जब कांच सघन माध्यम से जल विरल माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हट के जाएगी। यह अभिलंब से दूर हट के जाएगी। अब देखिए, जो यह मान लीजिए पहली किरण जो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, मान लीजिए यह AB है, AB है और यह BC है और यह CD है। तो जो AB किरण है वह CD किरण के पैरेलल होगी, समांतर होगी और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG गुणे कांच के सापेक्ष जैसे देखिए क्या लिखे हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष
वायु का अपवर्तनांक, इन सब का गुणनफल 1 हो जाएगा, इन सब का गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक, यदि मान लीजिए जल में कोई वस्तु है तो उसकी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। जैसे AnW लिखा हुआ है, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आइए अब हम अपवर्तनांक से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, अपवर्तनांक से संबंधित कुछ घटनाएं और उदाहरण है। देखिए, पहला क्या है, जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि को पेदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना। देखिए, जैसे मान लीजिए यह जल का एक तालाब है और इसका पेदी मान लीजिए 10 मीटर पे है। तो जब यहाँ से आप देखते हैं, जब यहाँ से देखते हैं तो यह पेदी कुछ उठी हुई दिखाई देती है, जैसे वास्तविक से और ऊपर ही दिखाई देती है। पेदी यहाँ न दिखाई देके यहाँ दिखाई देती है। यह किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। वही लिखा है, जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर प्रतीत होती है। दूसरा क्या है, सूर्योदय से पहले ही सूर्य हमें दिखाई देता है। इसी तरह से सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। यह किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। जैसे 2 मिनट तक, सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता है। इसी तरह से रात्रि में तारे टिमटिमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि तारे और हमारी आँख के बीच में वायुमंडल की कई परतें हैं और इन परतों में वायुमंडलीय दबाव, ठीक, टेम्परेचर आदि में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे की जो स्थिति होती है बार बार बदलती रहती है अपवर्तन के कारण। इसलिए रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आइए हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। जैसे आपके पास मान लीजिए आपने यह जल से भरा हुआ एक पात्र लेते हैं और इसमें जब आप एक परख नली डालते हैं, खाली परख नली, तो बाहर से देखने पर परख नली जो है चमकीला प्रतीत होती है। चमकीला इसलिए प्रतीत होती है कि इस घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, यानी प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण जल में रखी परख नली चमकीला दिखाई देती है। जल में रखी हुई परख नली जो है चमकीला दिखाई देती है क्योंकि ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। दूसरा नंबर, कांच में पड़ी दरार का चमकना। जैसे मान लीजिए आपका कांच है और इसमें कोई दरार पड़ जाए तो वह दरार जो है चांदी की तरह से चमकती है। वह इसलिए चमकती है क्योंकि ऐसे स्थिति में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का चमकना, हीरे का जो इस तरह से बनावट होती है कि उसका क्रांतिक कोण का मान 24 अंश होता है। जैसे मान लीजिए 24 अंश से ज्यों अधिक करेंगे प्रकाश की किरण, त्यों उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और हीरा चमकता है। तो हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका, गर्मी के दिनों में, जैसे यह मान लीजिए गर्मी का दिन है, ये बालू के ढेर है, रेगिस्तान है और इसमें कोई एक पेड़ है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है और यहाँ से आप पेड़ को देखते हैं तो गर्मी के दिनों में जो रेगिस्तान की बालू होगा वो काफ़ी हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब वो गर्म हो जाएगा बालू तो वहाँ की वायु विरल हो जाएगी। गर्मी के कारण वायु का विरल हो जाएगा और जब हम इसे दूर से उस वृक्ष को देखते हैं तो हमें वह जो है वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे यह मालूम होता है कि इस वृक्ष के निकट कोई जलाशय है जिस पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है रेगिस्तान में मरीचिका की स्थिति उत्पन्न होती है और वस्तुएं उल्टा दिखाई देती हुई प्रतीत होती हैं। ठंडे देशों में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका,
जैसे मान लीजिए बहुत ठंडी देश है और उसमें जो है कोई नाव चल रही है, तो जो है वायु, तो मान लीजिए यह नाव चल रही है, यह नाव जो है कुछ दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होती है कि वायु जो है में उल्टा नाव लटकी हुई है। तो इस घटना को हम ठंडे देशों की मरीचिका की संज्ञा देते हैं। अनुप्रयोग, प्रकाश के परावर्तन का एक उदाहरण है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हिंदी में प्रकाश तंतु कहते हैं। प्रकाश तंतु कहते हैं यह इस प्रकार क्वार्टर और या कांच का 10⁻⁻⁴ मीटर के गुणांक का एक बहुत ही महीन पाइप लेते हैं। जैसे मान लीजिए, और पाइप के अंदर का अपवर्तनांक जैसे 1.7 ले लिए, ऊपर वाले का 1.5 लिए। ऊपर से एक जो है कोटिंग की रहती है बहुत महीन, उसका अपवर्तनांक जो है अंदर वाले से अपवर्तनांक से कम लेते हैं। ठीक, अब जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे बिना ऊर्जा के हानि किए प्रकाश की किरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इसका प्रयोग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में करते हैं। शरीर के आंतरिक अंग जैसे आंत वगैरह के जांच में ऑप्टिकल फाइबर से बने हुए उपकरण का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताते हैं। जब प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, और जो इसका विभिन्न भागों विभिन्न रंगों का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे श्वेत प्रकाश जब इस पर पड़ी तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी भागों में बट गई। ठीक, प्रकाश में इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।